इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छा। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा गोलगप्पे खाए, पेटीएम से पैसे पे कर दिए। 2%, 1-1.5% के हिसाब से कितना पैसा कहाँ चला गया। अगर वो पेटीएम कमीशन नहीं लेता तो मेरा पैसा सीधे गरीब को जाता, 10 रुपये का उसको 10 रुपये मिलते, और बीच में दलालों को दे दिया गया। और पहली बार हुआ कि पेटीएम का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये परंपरा भी पहली बार शुरू हुई। उपसभापति महोदय, पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लाते हैं लोग। मैंने पोस्ट कर दिया था, पिछले 3 सालों में उद्योगपतियों के 5,64,365 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए गए। अलीगढ़ के हैं। अगर ये कहा जाएगा अलीगढ़ के हैं कि माफ कर दिए तो आप कहेंगे नहीं 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 राइट ऑफ कर दिए। मैं आज आपसे अपने नेता के सामने मांग करता हूं कि देश के किसानों के ऊपर चाहे जितना भी कर्ज हो सबको राइट ऑफ करने की घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। ठीक बात। ये आपकी बुद्धि कहीं और नहीं आती है। आपने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारे जैसे लोग तब सदन में नहीं थे, लेकिन टीवी पर सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था जब कोई कहता था कि देश में रुपए के केवल कीमत ही नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता है। तो हमें लगा था कोई आएगा स्वाभिमान बढ़ाएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि देश के स्वाभिमान को किस रसातल में आप भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है। चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डॉलर की कीमत के सामने रुपए की कीमत खत्म हो जाएगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। इस देश की वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिन भर की कमाई निकालता है। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विचार जरूर करिएगा कि अगर गरीब दिन भर सब्जी खरीदता है और रात को बैंक में डालता है, अगले दिन बैंक में डालता है, फिर निकालता है, तो अपने पैसे पर ट्रांजैक्शन फीस। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि गरीब जितनी बार बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, कुछ न कुछ आपको देगा। आप तो मंदिर के उस महंत की तरह हो गए कि जब जाएंगे कुछ देकर आएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इस देश में मैं बड़ी लड़ाई लड़ा, सदन में नहीं था, एजुकेशनल लोन के लिए। आप जब नियम निकालते हैं छात्रों के एजुकेशनल लोन के लिए तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। एक तो हमारा मामला पार्लियामेंट की कमेटी ने हल किया था। जब बच्चे जाते थे एजुकेशनल लोन के लिए तो 50% का मार्क्स या बैंकों से नियरेस्ट दूरी का। बैंक एजुकेशनल लोन के लिए जहां लड़का पढ़कर साक्षर होगा, आप 9%, 10%, 12%, 14%, 4 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और कोई व्यापारी ले चला जाता है तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड मार्जिन का बनाया है तो देश ने वो रिकॉर्ड भी देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा देश का विदेशों में लेकर चले गए और वो भाई लोग नहीं आए। आदरणीय उपसभापति महोदय, एक मैं मैडम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सिविल का। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो सिविल स्कोरिंग के लिए 2005 में नियम बने थे, ये बैंकों की तानाशाही मैं स्वयं भुगतभोगी रह चुका हूं। लड़ाई लड़ते लड़ते एमपी बना तो शायद उसका समाधान अब हो रहा है। आप एनपीए न हो, अच्छे इंटेंशन के साथ ही आया था, तभी सरकार लाई थी। लेकिन ये एक तरफा कानून, क्रेडिट कार्ड सबके पास होगा, आपके पास फोन आएगा, आपको क्रेडिट कार्ड सैंक्शन हो गया है, क्रेडिट कार्ड का पैसा भी चढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दिन बड़े पैसे इकट्ठा करके जब घर बनवाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका सिविल स्कोर खराब है। तब आप ढूंढने लगेंगे तो पता चलेगा कि उस टाइम पर एक क्रेडिट कार्ड मिला था जिसको आपकी जानकारी भी नहीं है। बैंक एक तरफा इंफॉर्मेशन लेते हैं, गरीबों का सिविल खराब कर देते हैं, मध्यम वर्गीय लोगों का सिविल खराब कर देते हैं, और जब उसको अपनी जरूरत पड़ती है, कोई तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना
कि जब दोनों तरफ की बातें सुने, बैंक के पास अगर इंफॉर्मेशन जाता है कि ये आपने पेमेंट नहीं किया या यहाँ डिफॉल्टर है, तो बैंक एक बार पूछता है, चाहे सिविल से एक मेल आता, यू हैव रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, काइंडली क्लैरिफाई इफ यू आर ए डिफॉल्टर और यू हैव पेड दैट अमाउंट, उसके बाद करना चाहिए। सिविल को सुधारने की जरूरत है। मैं तो समय पता नहीं कितना है, 2005 में एक बैंक से लोन लिया था घर बनाने के लिए, 15 साल तक लगातार बिना एक सिंगल डिफॉल्ट के पे कर दिया। जब 15 साल के बाद में बैंक में जाता हूं कि मेरा एनओसी दे दो, तो कहा जाता है कि बीच में बैंक का रेट बढ़ गया था, इसलिए आपके ऊपर 19 लाख रुपया और है। उसी अकाउंट में मेरे पैसे, वहीं मेरे सारे अकाउंट स्कूल कॉलेज हो गए, न कोई एक कम्युनिकेशन मेरे पास आया, न कोई मेल आया। ऑटो डेबिट कर सकते थे, हमको रिमाइंड करा सकते थे, और मैं आपको भी मंत्री जी लिखा, और दुख के साथ कहूंगा कि आपने उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया, समाधान तो दूर की बात है। शेम। मैंने आपको लिखा था, और कहेंगे तो लेटर का डेट भी मैं आपके सामने समक्ष रख दूंगा। मैं 3-4 बातों की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा संशोधन करने रिकमेंडेशन के लिए। एजुकेशनल लोन, आज के जो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च आ रहा है, उसके ध्यान में रखते हुए 20 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त करने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए, अगर सरकार सही में उस दिशा में है। डिजिटल करेंसी की बातें होती है, अब तो घर में बैठे बैठे बैंक में पैसा रखने में भी डर लगता है। एक फोन आएगा, फोन की बातें कर रहे थे जब हम और आप सब पैदा नहीं हुए थे, जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, और डिजिटल अरेस्ट, पैसा चला जाता है। ये आप ही के टेक्नोलॉजी की देन है ना। नंबर 1 फ्रॉड यूपी में हो रहा है। सबसे ज्यादा फ्रॉड हमारे यूपी में है। लाकरों में नॉमिनी का नाम बढ़ा दिया। क्या बताने का कष्ट करेंगे इस सदन को कि अगर मेरे लाकर में करोड़ों रुपया है और चोरी हो गए या गायब हो गए, तो बैंक की लायबिलिटी कितने की बनती है? जहां तक मेरी जानकारी है, बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। 1 लाख रुपया तक यूपी में 37 लाख से एक साथ चोरी हो गए थे। कानपुर में लॉकर चोरी, गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई। कानपुर में हुए, गाजियाबाद में हुए, आंध्रा में हुए, कुर्ग में हुए। कितना आप निकालेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगा। लाकर में आदमी मेहनत का पैसा ले जाकर रखता है, आप फीस लेते हैं, लेकिन पैसा गायब हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं। साइबर फ्रॉड के ऊपर आप कानून बनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं, मैसेजिंग होती है, लेकिन हर रोज लोगों का पैसा लूटा जाता है। मैं गरीब व्यापारियों के लिए जो कर्ज दिए जाते हैं, उनको मैं 20 लाख रुपया, शिक्षा लोन पर मैं 20 लाख रुपया, और किसानों का फिर मैं मांग करूंगा। अगर बैंकिंग रिफॉर्म करना है तो जो आपके मित्र चले गए हैं बाहर, जो इस देश के तथाकथित उद्योगपति चले गए हैं, जिन बातों को कहकर आप सरकार में आए थे, अपने उन पुराने वीडियो को देख लीजिए, अपने पुराने भाषणों को देख लीजिए, उस पर अमल लाइए। और देश के किसान जो भी बॉर्डर पर तरस रहे हैं, भीतर आने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर ध्यान दीजिए, तब बैंकिंग रिफॉर्म होगा। गरीबों का पैसा अपने बैंक में डाल देने से रिफॉर्म नहीं होता है। उस रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है कि आप चौथी अर्थव्यवस्था बन जाइए और एशिया की सबसे कमजोर करेंसी का नाम भारतीय रुपया हो जाए। इन सब हम तो जा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, को बोलना है। खत्म करो। एक खजांची का जन्मदिन बोले, खजांची बैंक में जो पैदा हुआ उसका जन्म। और हमारे लिए आपकी नोटबंदी, हमारे लिए उस देश के लिए उस नोटबंदी, जो नोट अपने पैसे के लिए बैंक के लाइन में जो माँ लगी थी, हम माँ लगी थी, और जब बच्चा पैदा हो गया, उस खजांची का जन्मदिन हमारे राष्ट्राध्यक्ष मनाकर आपको याद दिलाते रहते हैं कि नोटबंदी नहीं था। सही कहा गोगोई जी ने, आप तब ठेंगा दिखा रहे थे, आपके लिए अट्टहास का विषय था, आपके लिए गर्व का विषय था। अगर प्रधानमंत्री जी कहे होते कि पैसे तो बैंकों से ले लिए लेकिन मैं विदेश जाने नहीं दिया, तब हम सब ताली बजाए होते। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुश थे कि गरीबों के घर में शादी है, बैंक में पैसे नहीं है।
तो उन सब पुरानी बातों को सीखते हुए संशोधन की जो बात करते हैं तो कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, सही संशोधन होने चाहिए। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि संशोधन गरीबों के लिए होना चाहिए, संशोधन किसानों के लिए होना चाहिए, संशोधन छात्रों के लिए होना चाहिए, तब तो संशोधन की बात बनती है, नहीं तो बात बेमानी होगी। आपने मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी। साहब,